सेकेंड ईयर क्लास। आज हम चैप्टर 14 एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड राइट इट्स इक्वेशन। तो आपने SHM को डिफाइन करके उसकी इक्वेशन भी लिखनी है जी। तो आप आएंगे पेज 19 के ऊपर। यहाँ पर ये बॉक्स जो है ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहता है इट शोज़ दैट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, यानी वो बॉडी जो SHM कर रही है ना, एग्जीक्यूट कर रही है, उसका एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। मतलब जो बॉडी ऐसे, लेट सपोज सिंपल पेंडुलम की मिसाल ले लेते हैं। ये बॉडी मिसाल के तौर पर SHM कर रही है, इधर जा रही है, इधर आ रही है, इधर जा रही है, इधर आ रही है, तो ये SHM कर रही है। अब इस बॉडी के अंदर पैदा होगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट x के। यानी अगर आपने इसको यहाँ से यहाँ तक किया है तो डिस्प्लेसमेंट x इतना है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा इसको डिस्प्लेस किया होता, यानी x मज़ीद ज़्यादा होता, तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा पैदा होता। तो ये बात है कि जो एक्सेलरेशन है ना बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। जितना आप डिस्प्लेस करेंगे उतना ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन आएगा। एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, यानी ये जो बॉडी एक्सेलरेट करती है ये हमेशा मेन पोजीशन की तरफ करती है। मतलब एक्सेलरेशन चाहता है बॉडी मेन पोजीशन की तरफ आए। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो देखें यहाँ पर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर नेगेटिव से मुराद है कि एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होता है, यानी डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव लगा है। अब ये इक्वेशन नहीं, ये तो रिलेशन हो गया ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इससे ऊपर जो है ये इक्वेशन है। ये आप जब प्रोपोर्शनल ख़त्म करोगे, इक्वल लगाओगे ना, तो साथ में कांस्टेंट आएगा। आपने भी ऐसे कांस्टेंट ही लिख देना है। ये नेगेटिव है और ये x नीचे वाला ही उठाया है। यानी इक्वेशन क्या बनी, a इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा, इसको छोड़ दें, इनटू x। शॉर्ट के हिसाब से ये काफ़ी है। तो ये बॉक्स हो गया और साथ में ये वाली इक्वेशन याद करनी है जी। तो बेटे दूसरा सवाल देखें। स्टेट द बेसिक कंडीशन फॉर फ्रिक्शनलेस सिस्टम टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी बेसिक कंडीशन क्या होगी, एक फ्रिक्शनलेस सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, कि वो क्या करे, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करे जी। तो बच्चे ये 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। यानी अगर सिंपल पेंडुलम की मिसाल ले लें, जो सबसे आसान होता है हमारे लिए, तो उसमें बॉडी क्यों बार बार उसी पॉइंट से गुजर के मूव करती है, क्योंकि उस पर हमेशा एक फ़ोर्स लग रही है जिसका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स ही वो फोर्स होती है जो बॉडी को अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेकर आती हैं। लिहाजा पहली शर्त है कि रीस्टोरिंग फोर्स लाजमी मौजूद हो। दूसरी शर्त है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट हो। यानी अभी जो एक्सेलरेशन पड़ा वही ताल्लुक फोर्स के साथ भी है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स मेन पोजीशन की तरफ लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x के। x इज़ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर आप बॉडी को इतना डिस्प्लेस करवाओ x, तो एक फ़ोर्स पैदा होगी। लेकिन अगर आपने ज़्यादा डिस्प्लेस करवाया, देखें अब ज़्यादा x बन गया, तो फोर्स भी ज़्यादा पैदा होने चाहिए। यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम या मेन पोजीशन। तो ये बात मैं कर चुका हूँ कि मेन पोजीशन हमेशा जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लगती है। वो बॉडी को उठा के हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लाना चाहती है। और चौथी बात कि जो फ्रिक्शन है, जो एयर रेजिस्टेंस है, वो नेग्लिजिबल हो, क्योंकि हमने नाम ही क्या रखा है, फ्रिक्शनलेस सिस्टम। तो उसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, ये चीज़ें ख्याल करनी है जी। तो बेटा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। ओके बेटा, तो आप पेज 32 पे आएंगे, आपको ये टॉपिक मिलेगा फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। देखिए मैं इस टॉपिक में से आप रीड करके ना निकाल लेंगे, मैं ये समझा नहीं रहा, क्योंकि आप प्लेलिस्ट पे जाएं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के ऊपर, तो आपको मिलेगा ये टॉपिक। मैक्सिमम कुछ मिनट्स का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जिसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। इन केस के अगर आपने टॉपिक नहीं समझा, और अगर समझा है तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं। ओके जी, सवाल नंबर 4 देखें। वाई वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। देखिए हम सिंपल पेंडुलम तो बनाते हैं, ठीक, लेकिन वो सिंपल पेंडुलम आइडियल नहीं होता। तो आइडियल क्यों नहीं बना सकते, एक्सप्लेन ब्रीफली, ये हमने एक्सप्लेन करना है
जी तो बेटे ये रीज़न है, पहला रीज़न है कि द बोब कैन नॉट बी अ परफेक्ट पॉइंट मैस। आइडियल सिंपल पेंडुलम कहता है कि जो सिंपल पेंडुलम में ये जो बॉल होती है जिसको हम बोब कहते हैं, इसका जो मैस है वो कैसा होना चाहिए, पॉइंट मैस, बहुत ही थोड़ा। तो नॉर्मली हम इतना परफेक्ट पॉइंट मैस नहीं ले सकते, लिहाजा हमारा पेंडुलम जो है वो आइडियल नहीं रहता। दूसरी वजह है कि जो स्ट्रिंग है कैन नॉट बी परफेक्टली मैसलेस। जो आइडियल सिंपल पेंडुलम है ना, उसमें बोला जाता है कि ये जो रस्सी होती है ना, ये बिल्कुल मैसलेस हो। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं ना कि किसी चीज़ का मैस हो ही ना। तो कोई भी चीज़ है जो हमें नज़र आ रही है, जो जगह घेरती है, वजूद रखती है, मैस तो है उसका। तो स्ट्रिंग रस्सी भी मैसलेस नहीं हो सकती परफेक्टली, कुछ ना कुछ मैस होगा, चाहे हल्की ही हो। एंड इनएक्सटेंसिबल, और नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो रस्सी है ना वो इनएक्सटेंसिबल हो, यानी वो एक्सटेंड ना करे या खींची ना जाए, लेकिन परफेक्टली इनएक्सटेंसिबल जो है वो रस्सी नहीं होती, कुछ उसमें एक्सटेंसिबिलिटी आ जाती है। तीसरा पॉइंट है कि जो एयर रेजिस्टेंस है, जो फ्रिक्शन है एट द सपोर्ट, यानी इस पॉइंट पे सपोर्ट हो रही है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगी, और जब ये घूमेगा तो इसको हवा रेजिस्ट भी करेगी ना, कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेट। तो आइडियल सिंपल पेंडुलम कहता है कि ये दोनों चीज़ें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हों, यानी ना फ्रिक्शन हो ना रेजिस्टेंस हो एयर की, ऐसा ना हो। लेकिन आपको पता है प्रैक्टिकली ये नहीं होता, रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन मौजूद ही होती है। ओके बेटा जी, सवाल नंबर 5 देखें। हाउ डज़ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस अकर, यानी जो रेजोनेंस का प्रोसेस है उसके अंदर शार्पनेस कब होगी, कैसे होगी। जी तो बेटा ये टॉपिक मैंने वैसे पढ़ाया है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, लेकिन शॉर्ट के लिहाज से मैं इसको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। देखिए जब रेजोनेंट या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है, ये रेजोनेंस का प्रोसेस होता है ना, तो बच्चे ये जो कर्व है ये थोड़ी ऊपर को उठती है, और ऊपर हमने एम्पलीट्यूड लिया है, यानी रेजोनेंस के ऊपर आपको पता है एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ता है। लेकिन अगर आप ये सबसे पहली कर्व देखें तो इसका ये जो एम्पलीट्यूड ऊपर हुआ है ये इतना ज़्यादा शार्प नहीं है जितना कि इसका एम्पलीट्यूड शार्पली इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका ताल्लुक़ होता है डैम्पिंग के साथ, यानी रुकावटी फोर्स के साथ, रुकावट के साथ। जब सिस्टम को हैवी डैम्पिंग मिल रही होती है, यानी बहुत ज़्यादा रुकावट मिल रही होती है ना, तो रेजोनेंस के ऊपर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो शार्प नहीं होता। लेकिन जब उसको बहुत लाइट किस्म की डैम्पिंग मिल रही हो, यानी हल्की सी डैम्पिंग, तो रेजोनेंस के ऊपर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत शार्प होता है। तो शार्पनेस का ताल्लुक़ किसके साथ होता है, डैम्पिंग के साथ। जितनी हैवी डैम्पिंग होगी, ज़्यादा डैम्पिंग होगी, तो शार्पनेस उतनी कम होगी। ओके, तो कहता है कि जो एम्पलीट्यूड और शार्पनेस है, ये दोनों चीज़ें बोथ डिपेंड अपॉन द डैम्पिंग, ये डैम्पिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्मॉलर द डैम्पिंग, अगर डैम्पिंग छोटी होगी तो ग्रेटर विल बी द एम्पलीट्यूड, बेटे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एंड मोर शार्प, और ज़्यादा शार्प होगा रेजोनेंस के ऊपर। जबकि कहता है कि अ हैवीली डैम्प्ड सिस्टम, जैसा कि नीचे ना, अगर हैवी डैम्प हुआ ना सिस्टम को, फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व, तो उसकी कर्व फ्लैट होगी, कोई इतनी शार्प नहीं होगी। बहरहाल यहाँ तक आपने ये सारी बातें लिखनी है जो मैंने हाईलाइट की हैं, और साथ में ग्राफ भी बनाना है। ओके बेटा जी, सवाल नंबर 6 देखें। व्हाट वुड हैपन, यानी क्या होगा, टू द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है ना, सिंपल पेंडुलम का ही ले लें, इफ़ द अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग। तो देखिए अगर हमारी जो अर्थ है वो ऐसे रोटेट कर रही है ना, अगर वो अपनी रोटेशन स्टॉप कर दे, रोक दे, तो टाइम पीरियड को क्या होगा। जी तो बेटा बात को समझते हैं। जो टाइम पीरियड है ना सिंपल पेंडुलम का, वो बराबर होता है 2π√L/g के। ठीक, अब यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि जो टाइम पीरियड है वो g के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब अर्थ रोटेट कर रही है और वो रोटेट करना बंद कर देना, तो मैं बता रहा हूँ कि g बढ़ता है। मैं रीज़न भी बताऊँगा, डोंट वरी, पहले ये सुन लें कि जब अर्थ रोटेट करती करती रुक जाए, लेट्स सपोज, तो g बढ़ जाएगा। अब g बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। मैं रीज़न बताता हूँ, डोंट वरी। तो कहता है इंक्रीज़ इन g, यानी g बढ़ेगा, वुड डिक्रीज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो बेटे पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज़ या कम होता है। अब ज़हन में आता है ना कि जब रोटेशन रुक जाएगी तो g कैसे बढ़ेगा। पहले ये समझते हैं कि रोटेशन होते हुए g कम क्यों होता है। अगर हमारी ज़मीन अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है
तो बच्चे ज़मीन रोटेट करते हुए ना उस पर एक फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आपको पता है जो जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो लगता है सेंटर की तरफ। तो इसलिए जब ज़मीन रोटेट करती है तो बाहर की तरफ एक फ़ोर्स लग रही होती है जो कि इस जी को इफ़ेक्टिवली थोड़ा सा कम कर देती है। जी थोड़ा कम होता है तो नॉर्मली टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, बट जैसे ही ज़मीन रोटेट करना छोड़ देगी ना तो क्या होगा कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये भी लगना बंद हो जाएगी। तो अब जो ज़मीन की ग्रेविटी है वो पूरी हो जाएगी, यानी कोई उसको कम करने वाला नहीं होगा। तो ग्रेविटी पूरी पहले से थोड़ी इंक्रीज़ होगी, तो ग्रेविटी थोड़ी इंक्रीज़ हुई तो टाइम पीरियड कम होगा। तो कहता है इफ़ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, अगर हमारी ज़मीन रोटेट करना रोक दे, जो इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है ना वुड इंक्रीज स्लाइटली, थोड़ी सी इफ़ेक्टिव वैल्यू यानी असल वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल इफ़ेक्ट वुड डिसअपीयर। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब वो ख़त्म हो गया तो जी पूरा यानी जो एक्चुअल ज़्यादा वैल्यू है वो हमें मिलेगी, तो जी हमें ज़्यादा फील होगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। जी तो बच्चे 7वां MCQ देखते हैं, व्हाट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स। तो पहले आपने बताना है रीस्टोरिंग फोर्स होती क्या है, और व्हाट प्रोवाइड्स रीस्टोरिंग फोर्स फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द फॉलोइंग केस। ये जो दो केस है ना, पहला सिंपल पेंडुलम और दूसरा स्प्रिंग, इन दोनों केस में रीस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, और पहले बताना है कि रीस्टोरिंग फोर्स खुद से क्या चीज़ है। जी तो बेटे अगर हम सिंपल पेंडुलम से ही कंसीडर करते हैं ना, तो ये सिंपल पेंडुलम की इस वक्त मीन पोजीशन है, ये जो रेड से बनाई है, और अब जो ब्लू से बनाई है वो उसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। अब जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर आती है और हम बॉडी को छोड़ दें तो रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो कि दोबारा उसको मेन पोजीशन पर लेके जाना शुरू कर देती है। तो ये होती है रीस्टोरिंग फोर्स। तो कहता है रीस्टोरिंग फोर्स इज़ द फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो हमेशा बॉडी को मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेके जाना चाहती है, एंड ट्राइज टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन वेन एवर इट इज़ डिस्प्लेस्ड। यानी जब भी बॉडी डिस्प्लेस करो, उसकी जगह से उसको हटाओ, तो वो फोर्स वापस उसको अपनी मेन पोजीशन पर लेके जाना चाहती है। अब दो हमारे पास सिस्टम का डिस्कशन हुआ है, एक सिंपल पेंडुलम जो कि मैंने बनाया है। सिंपल पेंडुलम के अंदर ना हम यहाँ पर देखते हैं, बात को गौर से सुनना, इस मैस का जो वेट होता है ना वो नीचे की तरफ होता है। वेट आपको पता है mg के बराबर होता है, तो बॉडी नीचे को तो नहीं जा रही होती, लिहाजा हम उसके कंपोनेंट बनाते हैं। जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तो ये कंपोनेंट एक बना था जो कि mg कोस थीटा था, ठीक, और ये जो ब्लू लाइन वाला कंपोनेंट है ये बना था mg साइन थीटा। तो हमने देखा था कि ये जो mg साइन थीटा है यही बेसिकली मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, लिहाजा फोर्स कौन सी है, mg साइन थीटा वाली, कोस थीटा इफ़ेक्टिव नहीं था। नेगेटिव का मतलब है यहाँ पर कि ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाती है फोर्स, तो डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव भी आ रहे हैं। अब अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग में हमने पढ़ा था कि स्प्रिंग में होती है इलास्टिक फ़ोर्स यानी लचक की फ़ोर्स, जो कि बेसिकली हुक्स लॉ हमें बताता है, और हुक्स लॉ है फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के और एक्स। यहाँ पर जो एक्स है ना, जो के है वो बेसिकली स्प्रिंग्स कांस्टेंट है, और ये जो फोर्स है स्प्रिंग कांस्टेंट है, और ये जो फोर्स है ना एफ, ये बेसिकली कौन सी होती है, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्प्रिंग के अंदर मौजूद जो इलास्टिसिटी है, जो लचक है, वो प्रोवाइड कर रही है। ओके बेटा, 8वां और आखिरी शॉट देखते हैं। व्हाट रोल डू शॉक एब्जॉर्बर्स प्ले इन ऑसिलेशंस ऑफ व्हीकल इन बम्पी रोड। बम्पी रोड कहते हैं ख़राब रोड जिसके ऊपर कभी नीचे की तरफ कोई खड्डा आ गया या कोई ऊपर जंप आ गया, ऐसा रोड। तो उसमें जब व्हीकल गाड़ियाँ जाती हैं तो वो जाहिर है ऑसिलेट करेंगी, ऐसे झटके खाएंगी। तो उन झटकों को शॉक एब्जॉर्बर, ये ऑब्जर्वर लिखा है गलत है, ये क्या होना है, एब्जॉर्बर। तो शॉक एब्जॉर्बर कैसे उस पे ना अपना किरदार अदा करते हैं। तो बच्चे आप जाएंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन के टॉपिक के ऊपर, जो कि आपको मिलेगा पेज 32 के ऊपर, एंड देन उसी टॉपिक में आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसमें मैंने ये सारा समझाया है और ये डायग्राम को लेबल भी किया हुआ है। तो आप अगेन वही बात प्लेलिस्ट खोलें काइंडली,
जिस बच्चे ने नहीं समझा पूरा चैप्टर, सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा है वो, तो आप ये तरीका अपना के इसको अच्छे से समझ सकते हैं।